नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री की इस क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको ये पता है कि चूंकि मैं वैदिक काल समाप्त कर चुका हूं, हाँ, तो वैदिक काल में समाप्त कर चुका हूं, आपको अच्छी तरह पता है। अब मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझने के लिए अब मैं आगे क्या पढ़ाऊँगा आपको पता है कि हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक सभ्यता में आपने दो काल पढ़े, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो आपने एक चीज देखा था कि ऋग्वैदिक काल में, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो कबीले हुआ करते थे उनको जन बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में ये जन किस में बदल गए? जनपद में। और यही उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते कई जनपद आपस में मिलके बन गए महाजनपद। क्या बन गए? महाजनपद बन गए। और ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के अंत तक मतलब 600 बीसी तक आते आते भारत 16 महाजनपदों में बन चुका था। पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो अब हम इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये क्लास में कंटिन्यू लाया हूं और ये एक व्यवस्थित तरीके से क्लास चल रही है, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पर ध्यान रखेंगे, जैसे केवल पीपीटी के भरोसे मत रहिए, पीपीटी में कुछ गलतियां भी हैं। जैसे तो पीपीटी को आप ध्यान से देखने बजाय आप मेरे लेक्चर को देखिएगा। कहीं कहीं चूंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, जैसे एक जगह मिस्टेक हो गया कि उसमें लिख दिया गया है कि जो है ये सामवेद को लेकर के थोड़ा सा एक जगह मिसप्रिंट हो गया है। जैसे सामवेद में क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कई वेदों के उपवेद होते हैं, कई वेदों को क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। तो गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद आप जानते हैं ये संगीत से संबंधित है और ये सामवेद का पार्ट है ना। तो उसको यजुर्वेद दिखा दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप लेक्चर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं पीपीटी में मिसप्रिंट हो चुका है, तो लेक्चर सुन के तब पीपीटी दिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पीपीटी पर ना लेक्चर सुनने के बाद तब पीपीटी देखा कीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा, वरना नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जन थे, उत्तर वैदिक काल में जो है जनपद हो गए। अब यही जनपद फिर आपस में मिलके महाजनपद बन गए। क्योंकि आप देखिए, जब से इंसान ने उत्तर वैदिक काल से जब खेती की जानकारी हुई, तो खेती के जानकारी के साथ ही धीमे धीमे आपस में विवाद शुरू हुआ। जन से बने जनपद, फिर बने महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे 16 महाजनपद की। तो ठीक है, अब आपका नया चैप्टर है महाजनपद काल, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है उस पर आप ध्यान तब दीजिएगा जब मेरी बातें आप सुन लेंगे। लेक्चर को सुनना ज़्यादा जरूरी, ना कि पीपीटी को देखना। पीपीटी आपकी सुविधा के लिए है। देखिए हुआ क्या था कि सवाल है, सर ये महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले किसमें हुआ है? तो देखिए, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जन उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए? जनपद। तो ऋग्वैदिक काल के जन जो है ये उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए? जनपद बन गए, है ना। और फिर यही जनपद उत्तर वैदिक काल के पश्चात 6वीं शताब्दी में महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। तो वही जन बने, फिर जनपद बने, और जब उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ लगभग 6वीं शताब्दी तक, यानी 600 बीसी के आसपास, ये बन गए क्या? महाजनपद, ठीक है, महाजनपद बन गए। तो इस प्रकार जन बने, फिर बने जनपद। तो अब हम पढ़ेंगे इन महाजनपदों के बारे में। क्वेश्चन ये बनता है कि महाजनपदों का सबसे पहले उल्लेख कहां हुआ? तो जरा सीक्वेंस, सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल में जन आए, फिर उत्तर वैदिक काल में जनपद। अब हम लोग महाजनपद काल में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब हर उन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां कहां है, क्योंकि इनसे जो जितना लिखा है उतना आपको बस जानकारी के लिए है। जो मैं बोलूंगा वही ध्यान रखेंगे। देखिए, आप ये देखेंगे कि सवाल यह है कि इन महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? इन महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें सबसे पहले मिलता है
कुछ ग्रंथों में। कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन यही से बनता है कि महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और एक महावस्तु भी बौद्ध ग्रंथ, हालांकि एक बहुत कम किताबों में दिया गया है। एक बौद्ध ग्रंथ महावस्तु है, उससे भी मिलता है, और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो क्या समझा आपने कि ये जो महाजनपद है इनका उल्लेख 3 ग्रंथों में है, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र, ठीक है, 3 ग्रंथों में, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बौद्ध ग्रंथों का ये महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिला है? 3 ग्रंथों में, अंगुत्तर निकाय, एक महावस्तु है और एक भगवती सूत्र। क्वेश्चन ये भी बनता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। भगवती सूत्र जैन धर्म। तो यही 2 फेमस है, महावस्तु उतनी फेमस नहीं है। और अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, उससे जो जानकारी मिली वो सबसे प्रमाणिक है। मतलब इसी में उन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। इसी में उन 16 महाजनपदों का उल्लेख क्या है? मिलता है। किसमें? किसमें? अंगुत्तर निकाय में। तो भैया इतने बातों में आपको ही ध्यान रखना है कि 3 ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और महावस्तु, जिसमें से अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बल्कि भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। और इन्हीं 3 ग्रंथों में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और ये 16 महाजनपद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वहीं से जहां पे हम हैं, जहां पे आप हैं, काशी से। काशी, ध्यान रखिए, इसकी राजधानी वाराणसी थी। जो पता है काशी कहाँ है? बताने की जरूरत नहीं, उत्तर प्रदेश में, वो आप जान ही रहे हैं। और ये 2 नदियों के बीच में था, वरुणा और असी। ठीक है, तो काशी महाजनपद वरुणा और असी नदियों के बीच था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। और जो मैं पॉइंट कर रहा हूं वही ध्यान देंगे। हालांकि सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में मगध है, लेकिन कभी प्राचीन काल में काशी भी एक शक्तिशाली महाजनपद था। ध्यान रखिए, जहां आप हैं ये भी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, लेकिन बाद में नहीं रह गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, काशी का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। जिस शहर में आप हैं वो शहर बड़ा प्राचीन है। काशी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी हुआ है, ध्यान रखेंगे, बड़ा प्राचीन शहर है। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। ये वरुणा और असी 2 नदियों के बीच में था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस महाजनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्ता, इसने कौशल को, यानी ब्रह्मदत्त जो था वो कौशल महाजनपद को भी जीत लिया था, और कौशल के राजा ने बाद में काशी को जीत लिया था। तो ये अभी आगे समझेंगे आप, इसमें पढ़, जब हम पूरा महाजनपदों में साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे किसने किसको जीता। तो अभी आप इस पर उतना फोकस ना करेंगे, आपको सारा फोकस इस बात पे करना है कि काशी की राजधानी क्या थी, काशी का उल्लेख किस में था, बाकी किसने किसको कब जीता वो जब हम आगे पढ़ेंगे पूरे राजाओं के बारे में तो डिटेल से सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला काशी। अब आते हैं कौशल महाजनपद। कौशल क्या है? कौशल महाजनपद ये आधुनिक अवध का क्षेत्र है। अवध को आप जब भरी जानते हैं, ये आधुनिक अवध का क्षेत्र है, वही हमारा वाला क्षेत्र अयोध्या वाला। और सरयू नदी, ध्यान रखिए, सरयू नदी कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही ध्यान देंगे। सरयू नदी जो है कौशल महाजनपद को 2 भागों में बांटती थी। 2 भागों में सरयू नदी, यानी कौशल महाजनपद अवध, वही अयोध्या वाला क्षेत्र है, और सरयू नदी इसको 2 भागों में। तो पूछेगा, ये जो सरयू नदी की वजह से कौशल की 2 राजधानी हो गई, एक था उत्तरी कौशल, एक था दक्षिणी कौशल। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी। तो ध्यान रखेंगे, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। भैया ध्यान रखना, जितना मैं पॉइंट कर रहा हूं उसी पे ध्यान देंगे। कौशल अवध का क्षेत्र था, वही अयोध्या वाला, जहां से सरयू नदी बहती थी। सरयू नदी पूरे कौशल को 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल।
दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और श्रावस्ती आप जानते हैं, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं श्रावस्ती को सहेद महेद के नाम से भी दिखाया गया है। तो यहां इस पूरे पीपीटी में खाली आपको दो चीज ध्यान रखना है। कौशल अवध का क्षेत्र था। सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटती थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। अब बाकी देखो, अब बताते हैं कि कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। बता, इसी कौशल ने बाद में जो है देखा जाए, कौशल के राजा ने फिर काशी को जीत भी लिया था। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी बताना थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौशल के राजा कौन थे, क्या थे। तो अभी हम लोग उन बातों पे ध्यान देंगे जिनको जरूरत है। जब आगे साम्राज्य पढ़ेंगे तो सब समझ जाएंगे। हाँ, कौशल के राजा प्रसेनजीत थे। ये बुद्ध के समय में थे। आगे भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा ध्यान दो। हाँ, और इसी कौशल में पिपराहवा नाम का स्थान आता है, ठीक है। ये वही जगह है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है। और ये पिपराहवा जो है सिद्धार्थ नगर में है ना। बताते हैं कौशल जो प्रसेनजीत बुद्ध के समय और शाक्यों की राजधानी, क्योंकि आपको पता है शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के कौशल के अंतर्गत थी। तो शाक्य वंश जो कि बुद्ध से संबंधित है, इनकी राजधानी कपिलवस्तु में कौशल के अंतर्गत थी। यानी कपिलवस्तु जो था वो कौशल के अधीन था। और ये कपिलवस्तु क्या है? ये पिपराहवा में है, जो कि सिद्धार्थ नगर में। यानी जो बुद्ध से संबंधित कपिलवस्तु है वो भी कौशल महाजनपद में आता था। बस इतना ध्यान रखना। यानी जो बुद्ध से संबंधित जगह है कपिलवस्तु, है ना, जो आज के पिपराहवा में है। पिपराहवा कहाँ है? सिद्धार्थ नगर में है। तो ये भी कौशल महाजनपद में था। तो अभी इतना ध्यान रखेंगे कि जो बुद्ध से संबंधित है ना, जो बुद्ध के पिता का साम्राज्य था कपिलवस्तु, ये जो है आज के पिपराहवा में है, जो कि सिद्धार्थ नगर में है। और ये कपिलवस्तु कौशल महाजनपद में आता था। बस ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे वज्जी क्या था? वज्जी देखिए क्या था। वज्जी जो है इसकी राजधानी क्या थी? पहले ध्यान, ये वैशाली थी। ये वैशाली वही बिहार वाला है। बिहार में एक जगह है बसाड़, आज वही बसाड़ है, वही वैशाली था। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी का थोड़ा एरिया समझ जाइए, है तो वैशाली बिहार में, लेकिन वज्जी जो है गंगा के उत्तरी भाग से लेकर नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। वज्जी जो है, जिसमें बिहार का भी थोड़ा हिस्सा था, मतलब बड़ा हिस्सा समझिए, ये गंगा के उत्तर से लेकर के पूरा नेपाल तक फैला हुआ था। और इसमें विदेह मिथिला थे, मतलब इसमें जो है मिथिला भी थी। और मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा पर स्थित जनकपुर से किया गया। यानी ये जो मिथिला जो आप सुनते हो, मिथिला नरेश जो हमारे रामायण में जिनका उल्लेख है, ठीक है, तो मिथिला की पहचान नेपाल के जनकपुर से की गई है। इसका उल्लेख रामायण में है, बताएंगे मिथिला रामायण में कहाँ आता है। तो मिथिला की पहचान नेपाल के स्थित जनकपुर से की जाती है। तो वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी, जो वर्तमान में बिहार में आधुनिक बासाड़ है। बाकी इन सबको हम समझेंगे आगे भी, लेकिन अभी सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन सा महाजनपद कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, वज्जी एक गणराज्य था। ध्यान रखिए, वज्जी एक गणराज्य था। वज्जी क्या था? एक गणराज्य था। मतलब यहां कोई एक राजा नहीं थे, ये कुल मिलाकर के इसमें कुछ राजाओं का संघ था। वही राजा जो है इसको चलाते थे। तो कई बार पूछा जाता है कौन से महाजनपद गणराज्य थे। एक वज्जी था, अभी आगे एक और आएगा, मल्ल महाजनपद। तो गणराज्य मतलब जिसमें आपस में मिल करके मुखिया का चुनाव करते थे। यानी इसमें 8 राजाओं का संघ था। ध्यान रखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो वज्जी जो है, वज्जी में 8 राजाओं का संघ यानी गणराज्य था। और ये लोग मिल करके जो है चलाते थे किसको? वज्जी को, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें जो है देखेंगे कौन कौन से हैं। अब ज्ञातव्य है कि इस वज्जी में देखा जाए कुछ उन राजाओं का संघ आप देखना चाहोगे तो जैसे मैं नाम ले लूं, ऐसे वज्जी में कौन थे? लिच्छवी थे, विदेह थे, ज्ञात्रक थे, उग्र थे, भोग थे, इक्ष्वाकु थे, कौरव। यानी देखिए वज्जी कुल 8 राजाओं का संघ था। 8 वंश थे, उनमें से आपस में मिलकर के ये लोग चलाते थे। उसमें सबसे फेमस हुए लिच्छवी।
इसीलिए आप वैशाली के लिच्छवी बोलते हो। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद था जो गणराज्य था, जिसको कई लोग मिलकर हैंडल करते थे, वो कौन था? वज्जी। और इसमें ये 8 राजाओं यानी 8 कुलों का संघ था, 8 राजाओं का संघ था, जिसमें कौन थे? वज्जी थे, लिच्छवी थे, विदेह थे, ज्ञात्रक थे, उग्र थे, भोग थे, इक्ष्वाकु थे, कौरव थे। ठीक। और वज्जी कहाँ से? इसकी राजधानी वैशाली, जो कि इस समय बिहार का बसाड़ है। तो ये ध्यान रखेंगे, कितने राजाओं का संघ था? 8 राजाओं का संघ, और ये गणराज्य था। ठीक है। और इसमें सबसे फेमस कौन हुए? लिच्छवी। इसीलिए हम लिच्छवी पढ़ते हैं, वैशाली के लिच्छवी। तो लिच्छवी ज्यादा फेमस थे इन 8 राजाओं के संघ में। अब चलिए, तो अब आप इसको जो है, हम आगे जब जैन बौद्ध पढ़ेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कौन कहां से आया था। ये पीपीटी में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं उतना ध्यान दीजिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं। मल्ल महाजनपद, मल्ल भी एक गणराज्य था, जैसे वज्जी गणराज्य था। ध्यान रखिए, जितना बोल रहा हूं उतना ही। अभी आपने क्या पढ़ा? ध्यान रखिए, अभी आपने पढ़ा काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी। फिर आपने पढ़ा कौशल, कौशल को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी। दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। बस ये ध्यान रखना है। मल्ल महाजनपद, आइए, मल्ल महाजनपद ये देवरिया जिले में स्थित था। ये भी गणराज्य था, और इसमें 9 कुल थे। कितने थे? 9। गणराज्य था, जो मतलब कुछ कुल के राजा मिलकर के चलाते थे। और इसकी एक राजधानी पावा थी, दूसरी क्या थी? कुशीनगर। इसकी एक राजधानी पावा, दूसरी कुशीनगर। तो भैया याद करने का तरीका भी मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन पहले पढ़ा दूं। तो एक राजधानी पावा, दूसरी क्या थी? कुशीनगर थी। तो बड़ा आसान है याद करना, वैसे भी बिना ट्रिक के याद कर लोगे भाई। क्या? काशी की वाराणसी, कौशल की 2 राजधानियां, कुशावती और श्रावस्ती। वज्जी की वैशाली हो गई। फिर आपके सामने मल्ल महाजनपद, इसकी भी 2 राजधानियां, एक पावा थी, एक कुशीनगर थी। आसान है, बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हो। ठीक है। और आपको ये आगे पढ़ेंगे, कुशीनगर महात्मा बुद्ध और पावा महावीर से संबंधित है। तो इसको लास्ट में मैं बताऊंगा, ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे। फिर आप देखिए, एक है चेदी महाजनपद। चेदी क्या है? ये आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड वही है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिला जुला हिस्सा है, उसको बुंदेलखंड बोलते थे। आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं? मैं वेट करूंगा। हालांकि मैं जब यूपी स्पेशल की क्लास लेता था तो बहुत मन से ये सब पढ़ाया था, फिर अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर लूँ। आप मुझे बताएंगे बुंदेलखंड क्या है? यूपी और एमपी का मिला हुआ इलाका बुंदेलखंड है। आप मुझे बताएंगे बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले हैं और एमपी के कितने जिले हैं? मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। ध्यान रखिए, चेदी महाजनपद क्या है? ये बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड क्या मैंने बता दिया, इसकी राजधानी शक्तिमती थी, शक्तिमती। और इसका राजा शिशुपाल था, जो आगे पढ़ेंगे। शक्तिमती। तो फिर मैं बोल देता हूं, याद कर लेना। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की 2 राजधानियां श्रावस्ती और कुशावती। ठीक है। और इसकी बात करेंगे किसकी? अभी जो पढ़ा हमने, मल्ल महाजनपद, है ना। मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां पावा और कुशीनगर। उसके बाद वज्जी की राजधानी वैशाली है। ऐसे याद हो जाएगा। अब चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र था। किसका? बुंदेलखंड का। तो फिर मैं बोल रहा हूं, याद कर लो ऐसे, काशी की वाराणसी, कौशल की कुशावती और श्रावस्ती। ठीक है। मल्ल महाजनपद की पावा और कुशीनगर, चेदी महाजनपद की शक्तिमती। ऐसे याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। वत्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वत्स जो है ये आज का प्रयागराज है और चित्रकूट का इलाका। प्रयागराज और चित्रकूट का इलाका वत्स। इसकी राजधानी कौशांबी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशांबी थी। वत्स की क्या थी? कौशांबी थी। फिर याद करा देता हूं, ऐसे आपको बिना ट्रिक के याद हो जाएगा, बिना ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। काशी की वाराणसी। ठीक है। कौशल की 2 राजधानी, सरयू नदी कौशल को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी क्या थी? कुशावती। नहीं, दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती। उत्तरी कौशल क्या थी? श्रावस्ती। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी? मल्ल महाजनपद की राजधानी 2 थी, कुशीनगर और पावा। ठीक है। फिर आपने पढ़ा चेदी महाजनपद की शक्तिमती। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशांबी।
ऐसे वी और के याद रखिए, वी के ट्रिक होता है, लेकिन मैं ट्रिक कम बताता हूं, मैं पहले प्रयास करवाता हूं। वी के वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। वज्जी की वैशाली, हम लोग वी याद किए थे, वज्जी की वैशाली, वी के से वत्स से कौशाम्बी, ठीक है। अब चलिए ट्रिक है, बना सकते हैं, लेकिन वैसे याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद अभी जो आपने पढ़ा था वो क्या था, वत्स महाजनपद, जो प्रयागराज वाला। अब पढ़ेंगे कुरु महाजनपद। कुरु क्या है, ये वर्तमान में मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का इलाका है। देखो अभी मैं क्या, जब लास्ट में इनको एक लिस्ट में आपको दिखा दूंगा और उसके बाद याद भी कर लेंगे, अभी पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। ये मेरठ, दिल्ली और हरियाणा का इलाका था कुरु, ठीक है। और ये वही कुरु है जिसका उल्लेख महाभारत में है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, के आई, यानी कुरु की राजधानी, कुरु इंद्र ऐसे याद किया था, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो पहले मैं एक बार आपको फटाफट याद भी, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में, ठीक है। तो रिवीजन मार लेते, क्योंकि अब यहां से टफ है ना। तो महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, 3 ग्रंथों में, अंगुत्तर निकाय में है, दूसरा महावस्तु में है, तीसरा भगवती सूत्र में है। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र किससे, जैन धर्म से। फिर आप देख लो, काशी की राजधानी वाराणसी थी, तेज चलेंगे, रिवीजन भी करते चलेंगे। फिर कौशल की राजधानी क्या थी, कुशावती, दक्षिणी कौशल की, और उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी, ठीक है, बता दिया। दक्षिणी कौशल की कुशावती, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती थी। फिर आप देखेंगे, इसको मैंने बता दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी, कहाँ है, बिहार में। फिर आपने देखा वज्जी के बाद हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने देखा मल्ल महाजनपद की पावा थी और कुशीनगर थी। देखो कुशीनगर और कुशावती में होता है कंफ्यूजन, थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुशीनगर और कुशावती में कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखो, ये कुशावती है भैया, जो कौशल की राजधानी है, और कुशीनगर जो है वो मल्ल महाजनपद की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। फिर वत्स की कौशाम्बी है, वही वी के वी 2 है, वी से 2 है, एक है वत्स कौशाम्बी, एक है वज्जी वैशाली, एक है वैशाली, ठीक है, एक है क्या, वैशाली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरु महाजनपद की राजधानी केआई इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो यहां तक मैंने याद, और पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। आपको ऑप्शन देखते ही टिक कर दीजिएगा। देखो रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ोगे, ऑप्शन जब आ गया तो दिमाग अपने आप वहां चला जाएगा, क्योंकि जब पढ़े रहते हो तो दिमाग वहीं जाता जो पढ़े हो। इसलिए रटने के चक्कर में मत रहिए, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ लीजिए, जानकारी हो जाएगी। फिर जब ऑप्शन दिखेगा तो, क्योंकि इतनी सारी चीजें कहां तक याद करेंगे। हाँ, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, पुराने लेक्चर देखते रहिए। ध्यान रखिए, मैं एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर को कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। आप मेरा लेक्चर देखने के बाद तब पीपीटी आप देखिए, और जहां कुछ दिक्कत हो क्लास में मुझसे मिल लीजिए। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, भूलते रहेंगे, ठीक है। तो आप खाली रिवाइज करते रहिए, रट्टा मारने का प्रयास मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुरु को, हाँ, अब कुरु आप जो समझिए हो, दिल्ली, कुरु क्या था, दिल्ली और मेरठ का इलाका था। दिल्ली मेरठ हरियाणा का इलाका था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली और हरियाणा में ये कुरु वाला इलाका था, क्या, क्योंकि दिमाग में आता है कुरु था कहां, तो कुरु ये वाला इलाका है। और फिर कुरु हस्तिनापुर नगर इसी महाजनपद में था, जो हस्तिनापुर महाभारत वाला है। हस्तिनापुर हरियाणा में पड़ता है, तो ये उसी महाजनपद का हिस्सा था, कुरु महाजनपद का हस्तिनापुर, ठीक है, ध्यान रखें, जो महाभारत में है। फिर आगे बढ़ते हैं। अंग महाजनपद, अंग बिहार में है। अंग बिहार के जो है भागलपुर और मुंगेर जिले में है। अंग जो है महाजनपद बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले, इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी, चंपा। अंग का उल्लेख महाभारत में भी है। अंग को महाभारत में मालिनी कहा गया है, ध्यान रखिए, अंग को महाभारत में मालिनी कहा गया है। तो अभी आपने पढ़ा, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। हाँ, चंपा के जो वास्तुकार थे, चंपा के जो आर्किटेक्ट थे वो महागोविंद थे। कई बार पूछा गया है कि चंपा के कौन थे आर्किटेक्ट, महागोविंद थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। कितनी बातें मैंने बताई, ठीक है।
अंग तक पहुंच गए। अब कितने महाजनपद आप गिनिएगा अभी, सुने हुए कि नहीं? ठीक है, अब बाकी किसने किसको मिलाया था वो जब आगे साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं किसने किसको जीता, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सी कहानियां हैं। तो आगे जब पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उदयन के बारे में, तो आप समझ जाएंगे किसने किसको कब मिलाया। अभी आप इसको लेके परेशान मत होइएगा, क्योंकि दिमाग पे अनावश्यक बर्डन है। अभी दो ही काम है, कौन सा महाजनपद कहाँ है, किसकी राजधानी क्या है। फिर आप देखेंगे मत्स्य महाजनपद, ये कहाँ है, ये आपके पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान में पड़ता। कहाँ पर? ये अलवर और जयपुर और भरतपुर, ये राजस्थान का इलाका था। मत्स्य महाजनपद अलवर, भरतपुर और जयपुर में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, ध्यान रखेंगे, जो कि राजस्थान में है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर, ठीक है। वज्जी की वैशाली, ठीक है, वज्जी की क्या है? वैशाली। मत्स्य की क्या थी? विराटनगर थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे सूरसेन, ये मथुरा वाला क्षेत्र था। सूरसेन क्या था? मथुरा वाला क्षेत्र था। आज वही ब्रजमंडल जो है, इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। क्या थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, ये ध्यान रखेंगे। ये कहां पर है? ब्रज वाला क्षेत्र है, ये ब्रज का क्षेत्र है। तो इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आगे बढ़ते हैं। मगध, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध, ठीक है। पहले काशी, लेकिन काशी पुराना हो गया था, बाद में आगे जाकर के सारे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध। देखो, अगर महाजनपदों की बात, एक मिनट सॉरी, अगर आप महाजनपदों की बात करें, ध्यान रखेंगे, अगर आप महाजनपदों की बात करें तो देखिए सबसे शक्तिशाली जो है महाजनपद में, चार ही शक्तिशाली महाजनपदों में चार ही महाजनपद आते थे। ध्यान रखेंगे, यानी शक्तिशाली महाजनपदों में चार ही महाजनपद आते थे, कौशल, वत्स, आवंती और मगध। देखो, शक्तिशाली महाजनपदों में कौशल थे, वत्स थे, आवंती थे और मगध थे। क्या थे? मगध। तो शक्तिशाली महाजनपदों में कौशल थे, वत्स थे, आवंती थे, मगध, ठीक है। इसमें सबसे शक्तिशाली हुआ मगध महाजनपद। इसी का इतिहास है जो हम पढ़ेंगे अभी। इसमें सबसे शक्तिशाली कौन सा महाजनपद हुआ? अब ये मगध महाजनपद, मगध, ठीक है। मगध कहाँ है? सबको पता भी है, क्योंकि बिहार की कहानी ही शुरू, भारत के इतिहास की कहानी ही मगध से शुरू होती है। तो देखो, मगध की राजधानियां बदलेंगी। तो पहले देखो, मगध की राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी राजगृह थी, ठीक है। क्या थी? राजगृह थी। और इसी का पड़ोसी अंग महाजनपद था, जिसको बाद में मगध मिला लेगा। यानी अंग, मगध इतना बड़ा साम्राज्य होगा कि कई महाजनपदों को जीत के अपने में शामिल कर लेगा। तो ध्यान रखिए, मगध इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, मगध में इतने शक्तिशाली राजा आते हैं कि कई महाजनपदों को जीत के मिला लेते हैं। जैसे मगध में आप देखोगे, मगध का राजधानी राजगृह थी, ठीक है। इसको गिरिव्रज भी कहते थे, राजगृह या गिरिव्रज। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध की राजधानी राजगृह थी, इसको गिरिव्रज भी कहते हैं। और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उन 5 पहाड़ियों का नाम देख लो, क्या है? विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयागिरी, सोनगिरी। ये 5 पहाड़ियां हैं जिससे मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज घिरा हुआ था, ठीक है। और एक है वैभारगिरी, ठीक है। अब मगध में क्या हुआ था, ठीक है। और मगध के बारे में हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे अभी। और मगध में कौन कौन से राजा, किसने कौन सी राजा, कब 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 पाटलिपुत्र हुआ, कब जो है इसका राजधानी राजगृह हुआ, कब गिरिव्रज हुआ, तो ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था मगध का, ठीक है। तब तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं।
चलिए भाई, तो मगध समझ गए ना। तो मगध की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह। अब आगे जो जो बदलेंगे हम बताएंगे जब पढ़ेंगे मगध के साम्राज्य के बारे में। और ध्यान, ये जो गिरिव्रज या राजगृह है, ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयागिरी, सोनगिरी और व्यवहारगिरी। ठीक है, बाकी यहाँ बुद्ध है, कब आए, वो सब पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी खाली महाजनपद और राजधानी। फिर अश्मक महाजनपद बताते हैं कि ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है 16 महाजनपदों में, यही एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। 16 महाजनपदों में अश्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कहां पर? साउथ इंडिया में था। कि कहां पर? आंध्र प्रदेश में स्थित था। कहां पर? गोदावरी नदी के तट पर। तो अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो कई बार पूछा था ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में था? अश्मक। कहां? आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर। फिर देखेंगे अश्मक के बारे में जो है, अभी इतना ही जानिए। ठीक है, अश्मक की राजधानी क्या थी? हाँ, पोतन या पोटिल थी। इसकी राजधानी पोतन या क्या थी? पोटिल थी। ठीक है, इसकी क्या थी? पोतन या पोटिल। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। अश्मक की क्या थी? पोतन या पोटिल। ठीक है, और कौशल की क्या थी? कौशल की क्या थी? सरयू नदी, उत्तरी कौशल, दक्षिणी कौशल। तो याद रखिए, दक्षिणी कौशल की कुशावती, उत्तरी कौशल की श्रावस्ती। ऐसे याद करते रहिए, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आवंती। आवंती यह मध्य प्रदेश में था। मध्य प्रदेश में आवंती था। और ध्यान रखिए इसकी 2 राजधानियां। ठीक है, मैंने कैसे याद किया था? आउमा। आउम। आ से आवंती कि 2 राजधानियां, उज्जैनी और माहिष्मती। वही माहिष्मती है जिसका नाम आपने सुना है बाहुबली में, इसी का नाम लिया है। हालांकि वो जो दिखाया है वो तो कल्पना है, लेकिन नाम यहीं से लिया है। तो आवंती की 2 राजधानियां क्या क्या? उज्जैनी और माहिष्मती। 2 उज्जैनी और क्या? माहिष्मती। तो ऐसे याद रखेंगे, आउमा। आउमा, आवंती की, उज्जैनी और माहिष्मती। सबकी ट्रिक है, अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, तो कौशल की 2 राजधानियां, कुशावती, श्रावस्ती। मल्ल की 2 राजधानियां, पावा और कुशीनगर। वज्जी की क्या है? वैशाली है। वत्स की कौशांबी है। चेदी की शक्तिमती है। आवंती की आप जान ही गए, उज्जैनी और माहिष्मती। याद हो जाएगा, बड़ी चीज नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ेंगे, अपने आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इसको रटना नहीं कि लाइन बना के आप रटिए। फिर आइए आवंती के बारे में पढ़ेंगे कि क्या था जब हम आवंती साम्राज्य, जब हम साम्राज्य पे आएंगे। तो अभी मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूं कि जो है क्या था। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि उज्जैनी और माहिष्मती के बीच में एक वेत्रवदी नाम की नदी बहती थी। मध्य प्रदेश में ही उज्जैनी और माहिष्मती के बीच में एक वेत्रवदी नाम की नदी बहती थी। ठीक है, और देखो एक चीज और, आवंती जो है, आवंती सैन्य दृष्टिकोण से सबल था, क्योंकि यहां पर लोहे की खानें थी जहां अस्त्र शस्त्र बनते थे। मतलब जैसे पिक्चर में बाहुबली में माहिष्मती को एक शक्तिशाली साम्राज्य दिखाया है, तो वैसे ही जो आवंती था ना, जिसकी राजधानी माहिष्मती थी, ये अपने आप में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, क्योंकि यहां पर लोहे के खान थे और इनके पास अस्त्र शस्त्र बनाने की भी कला थी। हाँ, लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं जितने मगध। सारे महाजनपदों में वत्स, आवंती, मगध और कौशल यही थे शक्तिशाली, जिसमें सबसे शक्तिशाली हो गया मगध। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, इतना मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अब एक महाजनपद बचा है जो सबसे उत्तर में था। उस महाजनपद का नाम है कंबोज। क्या था नाम उसका? कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। क्या था? कंबोज महाजनपद है जिसकी राजधानी थी हाटक। तो मैं थोड़ा लिख देता हूं व्हाइट से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कंबोज थी सबसे उत्तर वाली राजधानी, कंबोज था सबसे उत्तर में, जिसकी क्या थी राजधानी? हाटक थी। तो ये 16 महाजनपद मैंने आपको बता दिए। ठीक है,
ये ध्यान में रखेंगे। अगले क्लास में इस महाजनपद को रिवाइज कराने के बाद तब मैं आगे पढ़ाऊंगा मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, आप ये क्लास रिकॉर्डेड है तो आप इसको कई बार देख भी सकते हैं। बस मैंने अभी लाइन से याद नहीं कराया, मैंने सब पढ़ा दिया। अगले क्लास में इसी को मैं लाइन से याद करा दूंगा। तो देखिए, मैं एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस कंटिन्यू किया हूं, आप इसको देखते रहिए और नोट करते रहिए। फिर मिलते हैं बेहतर क्लास के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान, जय हिंद, जय भारत।